है, तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए हमारा मेन टॉपिक था और हम क्रोमोसोम्स की जो कंपोजिशन है उसको हम लोगों ने इस टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें दो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक क्या है डीएनए और इसी तरह से एक कौन है प्रोटीन्स। सो इन दोनों की कंपोजिशन में जो परसेंटेज थी वो आपकी बुक में मेंशन की हुई है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है 60% और इसी तरह से 40%। तो मैंने कहा था वैसे तो ये दोनों कंप्लीट जो है वो 100% कर देते हैं, लेकिन उसने बीच में एक और एक्स्ट्रा बात ऐड कर दी है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए। मैंने डीएनए के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि इसमें आपको जो इंसान का डीएनए है उसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स वो मिलेंगे और फिर मैंने कहा था कि 1.4 इंटू 10⁸ इस तरह से भी इसके नंबर को मेंशन किया जा सकता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमने कहा था कि अगर एक जो वर्ड है वो एक न्यूक्लियोटाइड हो तो फिर उस जैसे कितने वर्ड्स 500 वर्ड से मिलकर अगर एक पेज बन जाए तो उस जैसे फिर कितने पेजेस हों 1000 पेजेस और उससे फिर क्या बने एक बुक, तो उस जैसी फिर कितनी बुक पब्लिश हो सकती हैं 280 बुक्स। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी बातें उसने आप लोगों को बताई हैं जस्ट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसकी तादाद उसकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए या शो करने के लिए। अब ये कुछ बातें कल मैंने बताई थी, फिर मैंने कहा था कि जब इतना बड़ा डीएनए हो यानी कि इन अदर वर्ड्स उसने आप लोगों को जो उसकी टोटल लेंथ मैंने कहा था वो बताई है, अगर मैं उसकी लेंथ को ऑन सिंगल क्रोमोसोम, अगर एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर उसकी लेंथ को मैं मेंशन करूंगा तो वे 5 सेंटीमीटर जिसको मैं 50 मिलीमीटर भी कह सकता हूं, तो इतनी बनती है। और अब मैंने कहा था कि ये एक ऐसी जगह पर मौजूद होता है जो कि बहुत छोटी सा एरिया है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर डीएनए। फिर उसने क्रोमोसोम्स बनाने के लिए करना क्या है, फिर अपने आप को हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में लेकर आना है क्योंकि इतना बड़ा डीएनए आ ही नहीं सकता एज सच जैसे ये मौजूद होता है। सो इसी वजह से इसको क्वाइल करना पड़ता है अराउंड प्रोटीन्स। अब हम आते हैं उन प्रोटीन्स की डिटेल में, ठीक है। ये कुछ कल का थोड़ा सा समराइज करके मैंने बता दिया कि जो कंपोजिशन में आप लोगों ने शुरू में बात करनी क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकता है, इसलिए इन बातों को थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जाना है नेक्स्ट वर्ड प्रोटीन्स। अब उनके बारे में सुने। ये जो डीएनए है इसके ऊपर कौन से वाला चार्ज है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है तो आप कहेंगे इट इज नेगेटिवली चार्ज। अब उसकी रीजन भी क्या हो सकती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको पता है कि एक शुगर है, शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस को इसीलिए अटैच हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एडिनिन लगा रहा हूँ इस तरह से, और उसकी दूसरी तरफ जो अजान हो रही है तब तक आप इस स्ट्रक्चर को जरा देख लें, फिर मैं अजान के बाद आपको समझाता हूँ। चलो अजान हो गई जी, जरा सुने जल्दी से। मैंने क्या मेंशन किया है कि डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और उसकी रीजन मैंने आपको बताई है क्योंकि ये डेफिनेटली किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स इसके बेसिक यूनिट्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए डीएनए के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर चार्ज नेगेटिव कहां से आया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो उसके फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ये पूरा स्ट्रक्चर डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अब अगले टॉपिक्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहां से आया, तो ये मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली ये अगर किसी चीज के इर्द गिर्द अपने आप को कॉइल करेगा, रैप करेगा, तो हमेशा वो कौन सी चीज होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब जितनी भी प्रोटीन्स हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो आपकी बुक में मेंशन है, ऑल प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्ट, सवाए किनके, हिस्टोन के। तो इसलिए डीएनए अगर कॉइल कर सकता है तो सिर्फ किन के इर्द गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द। इनकी डिटेल अभी मैं बताता हूं। सो हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों पॉजिटिवली चार्ज है, बाकी सारी नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी COOH, और उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से सारी प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज हैं सवाए हिस्टोन के। अब हिस्टोन क्यों पॉजिटिवली चार्ज हैं, उसकी रीजन आगे लिखी हुई है, ड्यू टू दी हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। यानी इनकी जो चेन्स बनती हैं अमाइनो एसिड्स की, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनमें वो वाले अमाइनो एसिड्स ज्यादा हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसमें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल मैंने लिख कर दी है बुक के अंदर से, लाइसिन और आर्जिनिन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाले अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं जिस प्रोटीन के अंदर, उस प्रोटीन के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और उनकी एग्जांपल हमारे पास कौन है, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब इसकी अगली
बात पर आते हैं डिटेल के अंदर कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनकी आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा हूँ ताकि आगे जो हम बात करें फिर उसमें आसानी से हमें समझ आ जाए बातें। इसकी टाइप्स है जी 5। जो हमारे पास नाम आते हैं वो है H1, इसी तरह से फिर एक टाइप आएगी H2 और फिर इसी तरह से H2A, फिर इस तरह से एक और मैं टाइप इसमें लिख देता हूं H2B, फिर इसी तरह से H3, फिर इस तरह से H4। तो मैं कह रहा था ये 5 टाइप्स हैं। अब ये जो H1 है इसी को समटाइम हम H5 भी कह सकते हैं या उसका नाम H5 लिख लेते हैं। सो आप लोगों को ये जो H2 है ये 2 टाइप्स की मिलेगी, H2A H2B। ये नाम अब आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो आप लोगों को मैं नाम इसलिए बता दिए कि ये जो हमारे पास 4 प्रोटीन्स हैं, 4 किस्म की प्रोटीन्स, इन्होंने मिलकर एक कोर बनाना है। कोर क्या होता है कि इनका एक ग्रुप जिसमें 4 को मिलाऊंगा पहले, फिर 4 के बाद एक और 4 को मिलाऊंगा, तो ये टोटल 8 का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे। इस तरह जरा देखें, इसमें अब मैं दिखा रहा हूं, ये H3 मैंने दिखाई है और ये मैंने H4 दिखाई है, और उसके साथ मैं अटैच कर देता हूं किसको। अब ये जिस तरह टेट्राड आप लोगों ने पढ़ा होता है ना वर्ड पार्ट 1 के अंदर बैक्टीरिया के टाइप्स का, तो वैसे ही मैंने ये 4 दिखा दी हैं, और इसमें मैं नाम फिर किसका ले लेता हूं जी, ये कौन है, H2A है, और इस तरह से ये H2B है। अब आप लोगों को अगर इसी तरह के 2 और मिले, यानी पहले क्या होता है एक एक मिलकर 2 बन जाते हैं, वो भी एक एक मिलकर 2, फिर ये 2 दोबारा से 2 के साथ और मिलते हैं और ये टोटल 8 हो जाते हैं। तो मैं अब 8 को दिखा नहीं सकता, मैं बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये जरा अगर आपको मुश्किल लगे ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो आप सिंपल से एक बात है जी, 2 जो है ना वो गोल से स्ट्रक्चर्स को माइंड में ले आए। जिस तरह से योयो आप लोगों में से अगर किसी लड़के ने तो खेले ही होंगे योयो, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो थ्रेड डालकर उसको चलाते हैं फिंगर के साथ, तो वो 2 गोल स्ट्रक्चर होते हैं और उसके दरमियान में धागा लिपटा होता है। ठीक है, सेम वही चीज को माइंड में लेकर आए कि ये आगे एक गोल स्ट्रक्चर है, एक पीछे उसके गोल स्ट्रक्चर है, और इन दोनों के दरमियान में आकर डीएनए अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को लपेटेगा। सो इस तरह से डीएनए की क्या शुरू हो जाएगी, क्वाइलिंग। तो क्वाइलिंग ऑफ डीएनए के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो है H2A, H2B, H3, H4, H फॉर हिस्टोन। तो हिस्टोन की ये टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं। जो H1 थी उसको मैं अभी दिखाऊंगा वो किधर है, लेकिन अभी वो इसमें शामिल नहीं है। अब मैं डीएनए लेकर आता हूं, तो डीएनए जो है वो इस तरह से आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड ये हेलिकल मॉलिक्यूल है। जैसे ही वो इन प्रोटीन के करीब आता है, तो ये प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस तरह से आप लोगों को इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और डीएनए जैसे ही इनके पास आएगा वो अपने आप को इनके इर्द गिर्द यूं लपेटना शुरू कर देगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अभी सिंपल सी डायग्राम मैं आपको बाद में बनाकर दिखाता हूं सिर्फ समझाने के लिए कि ये 8 का एक ग्रुप है। सो मैं इसको अब लेबल कर देता हूं कि जिसके इर्द गिर्द डीएनए अपने आप को कॉइल कर रहा है वो कौन है, दिस इज द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। सो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जब डीएनए के रास्ते में आती हैं तो वो अपने आप को उनके इर्द गिर्द लपेट लेता है। उसके बाद फिर वो दोबारा से आगे मूव करता है कुछ फासले के बाद, और वो भी स्पेसिफिक डिस्टेंस है। वो आपकी बुक ने कहा हुआ कि जो इसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटेगा डीएनए, वो तकरीबन कितना लंबा होगा। उसने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से बताया है अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए coiled around 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। और फिर दोबारा से एक डिस्टेंस आएगा और वो भी तकरीबन 200 जो है वो इसी का होता है। वैसे एग्जैक्ट अमाउंट जो हमारे पास है ना वो आपकी बुक में तो 200 मेंशन है, 150 प्लस 50, वो 50 किधर आता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और छोटा सा मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं जो एक्चुअली कहलाता है, बीच में जो आप लोगों को नजर आ रहा है वो है H1, जिसको मैंने कहा था कि आप लोग H5 भी कह सकते हैं। तो कुछ डीएनए यहां पर भी अपने आप को कॉइल करेगा, लेकिन उसको हम बीच में रखते हैं लिंकर डीएनए के तौर पर, इसको लेबल किया जाता है लिंकर डीएनए। वो करना है करे क्योंकि बुक में वो लेबलिंग नहीं है। और उसके बाद फिर दोबारा से क्या होगा, एक और 8 का ग्रुप यहां पर आएगा और वहां पर भी प्रोटीन अपने आप को यानी कि इस तरह से 8 के ग्रुप में अरेंज करेंगी और डीएनए यहां दोबारा से उनके इर्द गिर्द अपने आप को लपेटेगा। अब ये सिलसिला कई दफा चलेगा। तो इसकी जरा आसान डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जो बुक में बनी हुई है, वो सीक्वेंस में है।
हम लोग क्रोमोसोम से अनकॉइल करते हुए आते हैं, आप यहाँ कॉइल करते हुए क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आसान करके डायग्राम बनानी थी, आसान करके, तो आप क्या करेंगे, आप बीच में जो है ना इस तरह से ये कुछ कोर्स कुछ दिखा देंगे। ये अब आप ज़हन में रख लें कि ये जो मैंने शो किए हैं, दीज आर कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि ये अब मैंने 8 नहीं दिखाई, जस्ट आसान करके डायग्राम बनाने के लिए जस्ट सर्कल शो कर दिए। और आप लोगों ने क्या दिखाना है, ये डीएनए आया और डीएनए आकर इसके इर्द गिर्द लिपटा, फिर आगे गया, फिर इसके इर्द गिर्द लिपटा, फिर इस तरह से आगे गया तो फिर इसके इर्द गिर्द लिपटेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये जो अब आप लोगों को स्ट्रिंग ऑफ बीड्स नजर आ रही है, यानी मोतियों की लड़ी, जिसको हम कहते हैं मोतियों की लड़ी, ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम, जिसमें दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर इस स्ट्रक्चर को बना रही हैं। उसमें से एक डीएनए है और एक हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन क्या होगी, न्यूक्लियोसोम बेसिकली किसको कहते हैं, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह का स्ट्रक्चर है, वो चाहे आप एंड में लिख लेते। सो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय कॉइलिंग ऑफ डीएनए अराउंड कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एट रेगुलर इंटरवल रिजल्टिंग इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। आप इस तरह भी इसको मेंशन कर सकते थे। तो ये जो है ये न्यूक्लियोसोम है। अब इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम से अगले स्टेप पर जब हम आते हैं तो फिर उसमें हमें क्वाइलिंग नहीं सुपर क्वाइलिंग नजर आना शुरू हो जाती है। अब मैं बुक वाली डायग्राम की तरफ आता हूं, उसने क्या दिखाया है जरा गौर से देखें। उसने भी क्रोमोसोम एक पूरा बनाकर दिखाया हुआ है पहले। ये क्रोमोसोम के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वाइलिंग है, किसकी, डीएनए की और हिस्टोन प्रोटीन्स के उसके इर्द गिर्द। तो उसने जैसे दिखाया हुआ है, अगर मैं ये कहूं कि ये सारा का सारा बेसिकली सारा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, ये डीएनए जो था वो अपने आप को हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर रहा था, इसी वजह से हम इसको सुपर क्वाइलिंग कह देते हैं। तो ये जो मैंने दिखाया, बीच में जरा मैं सेंट्रोमियर को हाईलाइट कर देता हूं। तो ये मैंने एक पूरा क्रोमोसोम दिखा दिया। सो दिस इज क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर से उसने अब कुछ एरिया को, जैसे सपोज करें इतने से एरिया को अब अलग करके हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। उस चीज को जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जस्ट लाइक दिस। अब मैं इसको डबल स्टैंडर्ड दोबारा से कर देता हूं। ये बेसिकली आपको जो नजर आ रही है चीज, ये मैंने एक जो स्ट्रक्चर बीच में से इतना सा हाईलाइट करके दिखाया है, ये क्या है, ये है सुपर क्वाइल। सुपर क्वाइल इन क्रोमोसोम। ये जो मुझे नजर आ रही है चीज जैसे क्वाइल है ना, तो ये बेसिकली सिर्फ क्वाइल नहीं है, ये सुपर क्वाइल है। अब इस सुपर क्वाइल में से भी कुछ एरिया को, जैसे इतनी सी चीज को मैं अब नीचे लाकर मजीद बड़ा करता हूं, यानी मैं अब उसको खोल रहा हूं, एक तरह से यूं कह लें कि मैं क्रोमोसोम्स को आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर रहा हूं। तो आप लोगों को उसने एक शेप बनाकर दिखाई हुई है उसके बाद कि यहाँ पर एक थ्रेड जो है वो उसमें से बहुत सारे फर्दर थ्रेड्स निकल रहे हैं, लाइक दिस। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है सुपर क्वाइल इन क्रोमोसोम के बाद, ये क्या रही, ये क्वाइल विद इन सुपर क्वाइल। पहले क्या था, सुपर क्वाइल विद इन क्रोमोसोम, अब क्या है, क्वाइल विद इन सुपर क्वाइल। अब इस सुपर क्वाइल से आगे आते हैं तो आप लोगों को अब इसमें से भी इतनी सी चीज को मैं मजीद आगे बड़ा करके दिखा रहा हूं कि उसमें से मुझे फर्दर क्या चीज नजर आएगी। उसने इस तरह से एक फाइबर को यूं शो किया हुआ है, जस्ट लाइक दिस, यानी उसमें से एक एरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया तो ये मुझे नजर आ रहा है ये चीज, ठीक है। अब इसको मैं क्या कह दूंगा, जैसे मैं बोल रहा था कि यही कौन है, क्रोमाटिन फाइबर। तो आप लोगों ने ना ये बात पढ़ी होगी और आगे भी जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्रोमाटिन स्टेन इनटू क्रोमोसोम। ये कब होगा, कंडेंस होकर, और ये कब हो रहा है, डीकंडेंस होकर, हमारे डीकंडेंसेशन की तरफ। और अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन। chromatin fiber is chained into chromosome and chromosome is chained into chromatin। ये मुझे नजर आता है सेल डिवीजन से पहले, ये मुझे नजर आएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे हमने शुरू में क्रोमोसोम्स के बारे में क्या कहा था कि ये वो थ्रेड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के वक्त अपीयर होते हैं, उससे पहले हमें ये नजर नहीं आते, क्योंकि उससे पहले ये होता है। अब उससे आगे आते हैं, ये अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर दूंगा अभी। तो आप लोगों को अब उसमें से भी अगेन बड़ा करके जब हम देखेंगे तो मजीद कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, और वो क्या होगा, वहां पर बहुत सारी ये आप लोगों को पड़ी नजर आएंगी हिस्टोन प्रोटीन्स और उनका कोर एरिया, यानी कि बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में यहाँ पर भी डीएनए आपको मिलेगा। तो डीएनए को मैं यहाँ पर जी रेड कलर से शो कर रहा हूँ, जो कि इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है,
और ये आप लोगों को काफी ज्यादा क्वाइल्ड फॉर्म में नजर आ रही है चीज। और आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि इसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम अल्टीमेटली कब नाम देंगे, जब ये डीएनए को अब इसमें से मैं बाहर लेकर आता हूँ और उसी का डीएनए का वो मटेरियल मैंने उसके ऊपर लपेट कर दिखाया था। मैंने कहा था कि जी रास्ते में क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर भी शो किया हुआ स्ट्रक्चर, कि ये कोर आते हैं किसके, हिस्टोन प्रोटीन्स के, और डीएनए अपने आप को उन्हीं कोर के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है, लपेट रहा होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यूं अपने आप को वो लपेटता जा रहा होता है। छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपने वही दोबारा से व्यू दिखा दिया जो कि शुरू पर हम देख रहे थे। तो इस तरह से ये डीएनए हमें इस तरह नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग इस तरफ आएंगे तो ये सारा प्रोसेस कहलाएगा अनकॉइलिंग। ठीक है, अगर उस तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, कॉइलिंग। तो हम जब इस तरफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैंने कहा कि हम डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं। अब जो डीएनए बाहर आ गया उसके जीन एक्सप्रेस हो सकते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात आखिर पर, कि जो डीएनए इसमें से बाहर आ जाएगा अनकॉइल फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज यूक्रोमाटिन। और जो बाहर नहीं आ सका, परमानेंटली कंडेंस रहेगा, उसी के अंदर ही रहेगा और उसके जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमाटिन। तो ये क्रोमाटिन की दो टाइप्स है। यानी फर्दर हम लोग ये बात कर लेते हैं, मैं इसको पहले दोबारा लेबल कर लूं कि ये कौन है, ये न्यूक्लियोसोम है। फिर न्यूक्लियोसोम आगे जाके ये हाईली सुपर कॉइलिंग शो करते हुए अल्टीमेटली किस में चेंज होता है, इनटू क्रोमोसोम। सो अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास एक टर्म आएगी क्रोमाटिन, और क्रोमाटिन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एक इसमें से वर्ड आप लोगों ने याद रखना है यूक्रोमाटिन, और इसी तरह से एक वर्ड आप याद रखेंगे हेट्रोक्रोमाटिन। अब सुनिए, ये जो यूक्रोमाटिन होता है ये क्या होता है, विच कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो इट्स जीन्स, यानी इस पार्ट के अंदर जो डीएनए होता है उसके जो जीन्स होते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड। जबकि ये वो पार्ट है विच इज परमानेंटली कंडेंस एंड इट्स जीन्स कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड। सो इसी वजह से ये जो वाला मटेरियल होता है ये हिडन फॉर्म में रहता है, इसकी चीज कभी भी बाहर नहीं आती, क्योंकि इसी वजह से आप लोगों को वो कैरेक्टर्स समटाइम नहीं आप शो कर पाते जो कोई और कर सकता हो। सो इन अदर वर्ड्स आप लोगों के पास जो है बहुत बड़ा मटेरियल है, डीएनए का इंफॉर्मेशन बेशुमार है, लेकिन आपको सिर्फ अल्लाह ने जिस चीज की इजाजत देनी है वही आप लोगों ने एक्सप्रेस करके शो करना है और बाकी नहीं। तो जीन्स कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड, और इसके जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये दो हमारे पास की बेसिक टाइप्स हैं। यहाँ पर ये बात खत्म हो गई, और उसके बाद इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को अगली दफा शुरू करवाऊंगा अगला टॉपिक, डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। तो अब आप लोगों ने बच्चों को क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ लो, एनी क्वेश्चन जी।